हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल A to Z जॉब वैकेंसीज में। इस चैनल के मीडियम से मैं आपके लिए लेके आया हूँ उत्तराखंड अल्टी 2024 के फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन की सीरीज। और आज हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिसे RMSA रमसा भी कहते हैं। तो क्या है एक्चुअली राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान? ये हमारी यूनिट 5th की 24th क्लास है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था SSA सर्व शिक्षा अभियान को। तो उसी से थोड़ा सा आगे जब सर्व शिक्षा अभियान की हम बात करते हैं तो वो प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड था। और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की बात करते हैं तो ये माध्यमिक शिक्षा से रिलेटेड है। तो होपफुली आपने वो क्लास देख ली होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो क्या है, देखिए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भारत में सार्वजनिक स्कूलों में माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय और भारत सरकार की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। एक्चुअली क्या है कि जो आपका SSA आया था वो आपका केवल किससे रिलेटेड था? प्राथमिक शिक्षा से। तो उसके बाद क्या सोचा गया कि माध्यमिक शिक्षा के लिए भी कोई अभियान चलाना चाहिए और वहां भी जो है छात्र संख्या को बढ़ाना चाहिए। उसके लिए क्या किया गया? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की स्थापना की गई। यह जो है इस प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी MHRD और भारत सरकार दोनों का एक साथ मिलकर एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इसे मार्च 2009 में लॉन्च किया गया था। सभी के लिए कुशल विकास और समानता की स्थिति प्रदान करने के लिए योजना का कार्यान्वयन 2009-10 से शुरू किया गया। तो जो 2009-10 का सत्र था उससे जो है इस योजना की शुरुआत हुई और इसे लॉन्च किया गया था 2009 में। इस योजना में बहुआयामी अनुसंधान, तकनीकी परामर्श, विभिन्न कार्यान्वयन और वित्त पोषण सहायताएं शामिल है। तो जो आपका रमसा है इसके अंतर्गत बहुआयामी अनुसंधानों की बात की जाती है, तकनीकी शिक्षा में परामर्श देने की बात की जाती है, विभिन्न कार्यान्वयन और वित्त पोषण सहायता की बातें शामिल हैं। चलिए आइए डिटेल में देखते हैं। तो मुख्य उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना था। जिस तरह से प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए SSA लाया गया था, उसी तरह से माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए रमसा लाया गया। और इसमें कुल नामांकन दर देखिए, पहले जो है 52% दर थी 2005-06 तक। इसे बढ़ाकर 5 वर्षों में 75% करना, यानी 2009 से 14 तक जो है इसे 75% करने की लक्ष्य रखा गया था। इसका उद्देश्य सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान करना था और 15 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा देना था। साथ में जो है केंद्रीय मंत्रालय ने धन राज्य सरकारों के माध्यम से प्रदान किया जाता है, जो अलग अलग कार्यान्वयन एजेंसियां स्थापित करती हैं। देखिए, जो आपका SSA था उसने 1 से 8 तक की शिक्षा को क्या किया था? कंपलसरी कराया था, सबका नामांकन करने की बात की थी। तो उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए रमसा की स्थापना की गई कि क्लास 9th और क्लास 10th ये दो क्लासेस में भी नामांकन बढ़े, यहाँ भी शिक्षा लोग प्राप्त करें। तो इसके लिए रमसा की स्थापना की गई और 9th-10th के क्लासेस की जो स्तर था पढ़ाई का उसको भी आगे बढ़ाने के लिए रमसा की स्थापना की गई। अब देखिए उद्देश्य क्या थे? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के उद्देश्यों को संक्षेप में इस प्रकार से समझ सकता है। पहला था शिक्षा के लिए। तो शिक्षा के लिए ऑब्वियस सी बात है, माध्यमिक शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। दूसरा, सभी माध्यमिक विद्यालयों को निर्धारित मानदंडों के अनुरूप बनाकर माध्यमिक स्तर पर प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। तीसरा, लिंग, सामाजिक, आर्थिक और विकलांगता संबंधी बाधाओं को दूर करना। चौथा, 2017 तक यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक माध्यमिक स्तर की शिक्षा का सार्वभौमिक पहुंच। सार्वभौमिक पहुंच का मतलब है कि सबको जो है 2017 तक, यानी पंचवर्षीय योजना जो चल रही थी 12वीं पंचवर्षीय योजना, 2017 तक जो है माध्यमिक स्तर के हर विद्यार्थी को क्या दी जाए? शिक्षा दी जाए। और 2020 तक छात्रों को सार्वभौमिक प्रतिधारण करना। तो ये इसके प्रमुख उद्देश्य थे। अब देखें माध्यमिक शिक्षा हेतु योजना बनाने में क्या किया। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 1986 के शिक्षा पर शुरुआत के बाद से ही नवी योजना अवधि के तहत माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रणाली की संरचना और संगठन में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। इस योजना में भी विभिन्न असमानताओं को कम करने, व्यवसायीकरण और रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रमों को महत्व देते हुए पाठ्यक्रम को नवीनीकृत करने पर ध्यान दिया गया था। तो क्या था देखिए, जो आपका 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी
उसके बाद जो है कोई ऐसा बड़ा माध्यमिक स्तर पर जो है इतना कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ था। तो ऐसा नहीं हुआ उसको देखते हुए और तत्कालीन समस्याओं को देखते हुए कि रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार प्रयुक्त पाठ्यक्रम होना चाहिए, तो उसके लिए जो है क्या किया गया कि रोजगार के अवसर बच्चों को मिले, व्यवसायीकरण हो, तो उसके लिए क्या किया गया, माध्यमिक स्तर पर भी रोजगार की चीजों को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। ये किसकी बात थी? माध्यमिक शिक्षा हेतु योजना बनाई थी किसने? रमसा ने। फिर यह खुली प्रणाली, खुली शिक्षण प्रणाली, शिक्षक प्रशिक्षण, आईसीटी के विस्तार और विविधता को भी महत्व देता है। जो रमसा है उसका कहना था कि खुली शिक्षण प्रणाली होनी चाहिए, शिक्षक को प्रशिक्षण मिलना चाहिए, आईसीटी का विस्तार होना चाहिए, यानी कंप्यूटर नॉलेज का और सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार होना चाहिए। फिर उसके बाद बात करते हैं लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा और छात्रावास की सुविधा, विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा आदि को भी उजागर किया जाना चाहिए। तो लड़कियों के लिए मुफ्त में शिक्षा देनी चाहिए, छात्रावास की सुविधा होनी चाहिए और विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। ये माध्यमिक शिक्षा का कहना था। अब देखिए निजी क्षेत्र की भागीदारी के बारे में क्या कहा। तो गैर सरकारी संगठन एनजीओ सहित निजी क्षेत्र की भागीदारी में वृद्धि हुई और वर्तमान में ये निजी क्षेत्र लगभग 51% और विद्यालयों पर 58% उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का प्रबंधन करते हैं। संपर्क केंद्रों और मल्टीमीडिया पैकेजों का उपयोग करके उन बच्चों को भी के लिए अवसर दिया जाए जो राष्ट्रीय और राज्य मुक्त विद्यालयों के माध्यम से औपचारिक शिक्षा प्रणाली में अपना नामांकन कराने में सक्षम नहीं है। इनका कहना यह था कि टेक्नोलॉजी की हेल्प से उन छात्रों को भी शिक्षा प्रोवाइड की जाए जो विद्यालय में नामांकित नहीं है, जो प्राइवेट एजुकेशन ले रहे हैं, मुक्त विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। आपको पता होगा कि एनआईओएस जो है ये एडमिशन कराता है ओपन में बच्चों का। तो उनको जो है अनेक मल्टीमीडिया पैकेजों और संपर्क केंद्रों की सहायता से शिक्षा दी जानी चाहिए। फिर है कि इसमें केंद्र सरकार की वित्तीय मदद से शिक्षा की सामग्री, प्रक्रिया और गुणवत्ता, विशेष रूप से पर्यावरण शिक्षा पे बात कही, विज्ञान पे, गणित पे, कंप्यूटर पे और इन पे अत्यधिक जोर दिया गया। तो इन विषयों पर अत्यधिक जोर दिया गया और जो केंद्र सरकार की वित्तीय मदद से इन सब्जेक्ट के लिए शिक्षण सामग्री का क्रय किया जाना चाहिए, ये बात कही गई। फिर संशोधित एनईपी 1992 के बाद पाठ्यक्रम में संशोधन, मूल्य शिक्षा के लिए संसाधन केंद्र और कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षा के लिए राष्ट्रीय केंद्र आदि जैसी पहल की गई। तो 1992 के बाद जो है पाठ्यक्रम में संशोधन होना चाहिए, इसकी बात कही गई। संशोधन केंद्र बनाए जाने चाहिए, संसाधन केंद्र बनाने चाहिए, कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षा के लिए राष्ट्रीय केंद्र बनाने की भी बात कही गई। उसके बाद अपील में जनशक्ति की मांग की कमी और शैक्षणिक बाधाएं आदि के कारण शिक्षा के व्यवसायीकरण की कमी है, इसलिए 2000 तक 25% के मुकाबले केवल 10% छात्र व्यावसायिक धाराएं को चुनते हैं। तो देखिए उस टाइम क्या था कि 2000 तक जो है 25% के मुकाबले 10% लोगों ही जो क्या कर रहे हैं, व्यावसायिक क्षेत्र में जा रहे हैं। तो इनका मोटिव यही था कि व्यावसायिक क्षेत्र में भी क्या बढ़ाया जाए, बच्चों की भागीदारी को बढ़ाया जाए। अब गुणवत्ता में सुधार कैसे लाएंगे, तो इस पे कहा गया कि स्कूल में विज्ञान प्रयोगशालाओं, पर्यावरण शिक्षा, योग को बढ़ावा देने के साथ साथ जनसंख्या शिक्षा परियोजना, अंतर्राष्ट्रीय गणित और विज्ञान ओलंपियाड का केंद्र प्रायोजित योजनाओं को बढ़ा दिया जाना चाहिए। और राज्य सरकार के शिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण देने की बात कही, साथ ही बुनियादी ढांचा और अनुसंधान इनपुट प्रदान करती है। तो रमसा ने क्या कहा, क्या दिया कि विज्ञान में प्रयोगशालाओं का निर्माण कराया जाए, पर्यावरण शिक्षा को बढ़ाया दिया जाए, योग को बढ़ावा दिया जाए और जनसंख्या शिक्षा परियोजना और अंतर्राष्ट्रीय गणित और विज्ञान ओलंपियाड को केंद्र प्रायोजित योजनाओं को बढ़ावा दिया जाए। ये जो केंद्र की योजनाएं चल रही हैं इनको भी बढ़ाया दी जाए। साथ में आईसीटी, आईसीटी में स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा, साक्षरता और शैक्षिक प्रौद्योगिकी जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाएं शामिल हों और जो छात्रों को सूचना प्रौद्योगिकी से परिचित कराती है। जो भी आपका आईसीटी से संभव हो सके उनको जो है क्या किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए एजुकेशन सिस्टम में, 9th और 10th में। आज के दौर में आईटी की मांग, ये तो आपको पता ही है कि वर्तमान समय में आईटी का अच्छा खासा महत्व है। स्कूल में मर्ज की गई आईसीटी के घटकों में शामिल है, पहला कंप्यूटर शिक्षा योजनाओं के लिए वित्त पोषण सहायता, दूसरा साइट्स, राज्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों को सुदृढ़ और पुनर्संरचना, तीसरा एनजीओ की साझेदारी से आईसीटी ऑडियो वीडियो कैसेट का डिजिटीकरण होकर हो रहा है, और चौथा
SIT द्वारा इंटरनेट आधारित शिक्षा का प्रबंध हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है ICT की थी। तो जो रमसा था उसने ICT को भी क्या दिया है, बढ़ाने की बात कही, और इसको जो है वर्तमान समय में देखा जाए तो बहुत जरूरी हुआ। रमसा के अंतर्गत जो ये बात की गई कि ICT का प्रयोग किया जाए शिक्षा के क्षेत्र में, वो बहुत जरूरी हो गया था। आगे बात करते हैं कि पहुंच और इक्विटी की। अब देखिए क्या है, आर एम RMSA यानी रमसा न केवल विशेष फोकस समूहों के लिए माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने पर जोर देता है, बल्कि इसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति समूह और अल्पसंख्यक लड़कियों और CWSN बच्चे शामिल हैं। बल्कि ये माध्यमिक स्तर में सामाजिक, आर्थिक और लैंगिक पृष्ठभूमि में मौजूद असमानताओं को भी दूर करने पर जोर देता है। देखो, इसने ये केवल ये नहीं कहा कि इन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक लड़कियां, इन सबको शिक्षा दी जाए, बल्कि इनका कहना यह था कि सामाजिक, आर्थिक और लैंगिक पृष्ठभूमि में मौजूद असमानताओं को भी दूर किया जाना चाहिए। फिर कमजोर और वंचित वर्ग के समूह कहा उसने, जो है ऐसे लोग जो सामाजिक आर्थिक रूप से क्या है, पीछे हैं, उन्हें कमजोर ऑब्लिक वंचित समूह कहा जाता है। माध्यमिक शिक्षा तथा निशुल्क शिक्षा पहुंच प्रदान करने के लिए कुछ रणनीतियां लागू की गई, और उनमें निम्नलिखित चरणों में उनने उसको जो है निम्नलिखित चरणों का रूप दिया गया। तो क्या किया गया कि माध्यमिक शिक्षा में भी निशुल्क शिक्षा सहायता प्रदान की गई। उसके लिए क्या किया गया, पहले वंचित समूह की पहचान की गई कि कौन से ऐसे लोग हैं जो विद्यालय आने में असफल हैं। सकल नामांकन अनुपात, GR, शुद्ध नामांकन अनुपात यानी जो आगे हैं स्कूल, ड्रॉप आउट दर यानी जिसने आके स्कूल को छोड़ दिया है, प्रतिधारण दर, लिंग समानता सूचकांक, लिंग अंतर जैसे शिक्षक शैक्षिक संकेतों का विश्लेषण किया गया। फिर मूल्यांकन की आवश्यकता, इक्विटी योजना की तैयारी के लिए यह महत्वपूर्ण कदम है। यह समुदाय के सदस्यों, शिक्षकों, नागरिक समाज आदि की भागीदारी के साथ बच्चों के इस समूह को शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों का मूल्यांकन किया गया। इसमें यह देखा गया कि क्यों, कौन से कारण हैं कि जिसके तहत बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, और किस लेवल की शिक्षा हम विद्यालयों में प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका मूल्यांकन किया गया। उसके बाद कमियों को दूर करने के लिए रणनीति बनाना, जो भी कमियां निकल के आई ऊपर के 2 स्टेप से, उसके बाद किया गया कि उनमें असमान स्थिति का कारण बनने वाली कई परस्पर जुड़े कारक हैं, इसलिए रणनीति को बहुआयामी गतिविधियों का एक सेट बनाने के लिए कहा गया। और लास्ट में परियोजना बनाए गए अधिक आधारित प्रस्ताव, परियोजना आधारित रणनीति का विकास, RMSA को साक्ष्य आधारित और परिमाण परिणाम उन्मुख रणनीति के लिए कॉल करने में सक्षम बनाता है। तो सब सारी चीजों को पहले देखा गया। देखे तो सबसे पहले क्या किया गया कि ये देखा गया कि जो वंचित समूह है वो क्यों विद्यालय से वंचित समूह है। फिर उसका कारण जानने की कोशिश की गई, उसका मूल्यांकन किया गया। फिर जो भी चीजें निकली उसमें जो कमियां निकली, उन कमियों को दूर करने की बात कही गई, और फिर उसके लिए जो है परियोजना बनी, ताकि जो वंचित समूह के लोग हैं वो भी विद्यालय पहुंचे। आगे है विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा, जिसे आप IEDC के नाम से जाना जाता है। तो मानसिक और शारीरिक रूप से वंचित बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, विस्तार करने के लिए समावेशी शिक्षा पर प्रकाश डाला गया, और एक योजना के अंतर्गत अलग प्रायोजित योजना बनी हुई है। इसमें प्रारंभिक हस्तक्षेपों के एकीकृत बल विकास सेवाओं, प्राथमिक स्तर पर विशेष समूहों के लिए सर्व शिक्षा अभियान और विशेष स्कूलों के अभिसरण के कई घटक शामिल हैं। तो इनके लिए क्या बनाई गई कि एक एकीकृत शिक्षा के लिए योजना बनाई गई, और उस योजना में कुछ चीजें SSA की ली गई और कुछ जो आपकी रमसा है उसकी ली गई, RMSA की ली गई, और उनको जो है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत लाने की बात कही गई। फिर वित्त पोषण विधि, मानव संसाधन विकास मंत्रालय सीधे राज्यों को धन मुहैया कराता है, और प्रत्येक राज्य सरकार वहनीय बनाने के उद्देश्य से मार्च 2009 में इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना में सभी माध्यमिक विद्यालयों के लिए निर्धारित मानकों का निर्धारण करके महिला पुरुष, सामाजिक आर्थिक भेदभाव और निःशक्तता की बाधा को हटाने पर विशेष बल दिया गया। और 13-14 में केंद्र प्रायोजित योजनाएं जैसे स्कूल ICT, बालिका छात्रावास, माध्यमिक स्तर पर निःशक्तों के लिए समावेशी शिक्षा, वैश्विक शिक्षा का राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत समावेशन कर दिया गया। तो ये था राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के बारे में। अब इसके बाद क्या हुआ देखिए।